ग्रुप पे ही आप जो है ना मुझसे क्यूरीज करें, क्योंकि ग्रुप के अलावा करते तो वो चैट में नीचे चली जाती हैं। मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर बातों का तो ऐसा भी लगता है कि सुस्ती भी होती है, क्योंकि वो अलग अलग चैट पर रिस्पॉन्स करना और बर्डन भी हो जाता है बहुत ज्यादा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा टारगेट ये है कि डबल सेंचुरी इंशाल्लाह हो, पेपर चेक करने की मॉक जो मैं शेयर करूंगा। 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं, वो सब दें, उम्मीद है। और मैं खुद उसको चेक करूं, इंशाल्लाह डबल सेंचुरी। ये तो सारी चीजें हो गई, आपके सामने अप्रोच है। आपको थ्रू आउट मैंने जो 4 महीने आपका साथ रहा, मैं टोटल आपको स्ट्रक्चर बताया। अच्छी बात उसमें ये रही कि हमने कंसिस्टेंटली एक ही तरीके को बार बार फॉलो किया। यही हमारा दीन का मिजाज भी है कि कंसिस्टेंटली चीजें अप्लाई की जाती हैं। बार बार एक ही चीज कही जाती है, करने को कहा जाता है। नमाज 5 टाइम हमें पढ़नी है, दुआएं बार बार मांगनी है, जिक्र हर वक्त करना है। बिल्कुल इसी तरीके मैंने कोशिश की, और ये हमारी यानी कि बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अ, अगर आप, मैं दुआ करूंगा कि यार आप लोगों को वो समझ में आ जाए, आप लोग इम्प्लीमेंट करें और उसकी बरकत से मुझे मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ गई ना, तो आप यकीन करें कि बहुत फायदा होगा। मतलब सिर्फ फायदा यहाँ नहीं होगा, इंशाल्लाह आखिरत में भी होगा। अच्छा, उसमें एक चीज है कि एक दफा ना, अ, आपने देखा होगा कि इस तरह के ना एफएम में भी चलता है, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस 2 आपने देखी है? कितने लोगों ने देखी है? उबैद, वलीद, मोमिना। सर। सर। मोमिना आपने देखी है? सर देखिए आयशा? सर। सबने देखी है आप, सर। आयशा आपने देखी है? मोमिना? मूवीज देखते हैं आप लोग? राना, हारिस, उसामा? अच्छा, तो उसमें बेसिकली क्या था कॉन्सेप्ट, कि लोग अपने मसले मसाइल लेके आते हैं और उसको वो फोन पे हल करता है। कहा यह जाता है कि जो बातें हैं, कहानियां हैं, हालांकि कहा जाता है कि कहानी की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो बंदा जो है ना कहानियां बहुत करता है। लेकिन आप यकीन करें, आप जाके देखें, अगर डॉक्टर्स के पास जाए तो वो कहानी ही कर रहा होता है ना, कहानी से स्टार्ट करता है, आपकी जिंदगी को समझता है। कंसल्टेंसी जो है ना, वो आधे से ज्यादा मसले मसाइल हल कर देती है। तो बेसिकली उसमें ये था कि एक वासिफ अली वासिफ का, आप लोगों ने नाम सुना है? वासिफ अली वासिफ। जी सर, राइटर है। जी सर, राइटर थे। तो वो भी उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए थे। और वो जो है ना, लोगों से मसले मसाइल उनके बाकायदा खत आते थे, उसका जवाब देते थे। तो उसमें ना एक बंदे ने ना अपनी बहुत सारी 2-3 पेजेस की इश्यूज लिख दिए, और फिर एंड में सवाल जो किया, वो ये किया कि सक्सेसफुल कौन है? हु इज सक्सेसफुल, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ? तो उसमें ना एक बड़ी उसने उन्होंने जबरदस्त बात कही। वो कहते हैं कि है ना, मैंने फिर बाकी सारी बातें इग्नोर कर दी, और सिर्फ अब इस सवाल का मैं जवाब दूंगा। और इस सवाल की है ना 5 मैं आपको चीजें बताऊंगा इसके जवाब में। 3 वो बातें हैं जो आपको बताएंगी कि आप सक्सेस हासिल कर चुके हैं, और 2 आपको इंडिकेशन देंगी। अगर आपको वो समझ में आ गई ना, तो आपको बाकी तमाम चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं। पहली बात, वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बर्दाश्त कुव्वत बर्दाश्त। दूसरी बात, दुनिया का यानी कि सबसे बड़ा अमल जो है, या सबसे बड़ा अमल जो है, वो सब्र है। फिर वो कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा हासिल, या किसी का भी सबसे बड़ा, नहीं, सबसे बड़ी जो इबादत है वो तस्लीम और रजा है। और सबसे बड़ा हासिल अल्लाह की रजा है। अगर आप में ये सारी चीजें हैं, तो यू आर नॉट एक्चुअली गोइंग टूवर्ड सक्सेस, बट यू आर सक्सेसफुल। फिर वो आखिर में 2 और बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, क्या इंडिकेशन है कि यू आर सक्सेसफुल? तो वो कहता है कि तन्हाई में आप अपनी कंपनी के साथ कैसा फील करते हैं। अगर आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो इसका मतलब ये है इंटरनली यू आर आइदर करप्ट और अनसक्सेसफुल। अगर आपको मजा आता है अपनी कंपनी में, तो आपको यू आर इंटरनली सक्सेसफुल। और आखिरी बात उन्होंने कही, वो कहते हैं कि अगर आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और वो बातें, वो सोच आपको आपके काम करने से आपको रोक देती है, का मतलब यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट एंड यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल। तो अच्छा, इसके बाद है ना, आखिरी जो बात थी उसमें, या वो किसी और ने कही थी, और वो भी बड़ी वो सोचने वाली है। वो कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, और मैं अपनी जिंदगी का निचोड़ अगर बताऊं, तो वो ये है कि मैंने जो सबसे बड़ी चीज कोशिश की है हासिल करूं, वो ये, वो है पॉजिटिव माइंडसेट।
पॉजिटिविटी एंड लिविंग इन द प्रेजेंस। और यही अगर हम गौर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह का फलसफा है कि भाई आप, आपके पास जो प्रेजेंटली है, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, का मतलब यू आर सक्सेसफुल। तो जिंदगी का जो सबसे बड़ा हासिल क्या पता चला, कि पॉजिटिव माइंडसेट। अब ये पॉजिटिव माइंडसेट होता क्या है, मोमिन आप बताएंगी पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है? आयशा, उसामा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैं पेपर में पास हो जाऊंगा, क्या ये पॉजिटिव माइंडसेट? जी, जी उबैर। सर ये तो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि इंसान को, लेकिन अगर सर अगर उसका रिवर्स भी हो सकता है तो उसमें से शिकवे और तो नहीं कोई, होगा ना सर। और कोई क्यों पार्टिसिपेट पॉजिटिव नहीं तो ये करता? है कि किसी और का माइक नहीं गया? आयशा आपका सर माइक नहीं गया? हर हाल में खुश रहना। हर हाल में यानी खुश कि रहना। कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर आपने देखना है कि इसमें मेरे लिए कोई खैर होगी। हर सही है। चीज में खैर तलाश करते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट है वो। मैं आपको सर एक इंटरेस्टिंग, सर सर एक चीज पे अपनी सर ये रजा और को अल्लाह की रजा के नीचे ताबे कर लेना। सर ये अच्छा मेरा तो एक, सर ये एक चीज पे बड़ा कंफर्म जो है ना एक रहता है सर, कि जब तक हम लाख भी में मेहनत कर लूं सर, क्योंकि मैंने बहुत दफा सर ये आईकैप के पेपर्स में भी देखा है, और बाद में लाख मेहनत कर लूं लेकिन जब तक उसकी कुन नहीं है ना सर, नहीं होगा। जैसे मेरा बीएफडी का पेपर निकला था, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, मैं 60 मार्क्स का पूरा पेपर का कराया था बस। और उसमें मेरा डी मर्जर, उस जमाने में एक केस आया था जो ग्लेक्सो का जो हुआ था, तो डी मर्जर पूछा था, वो मेरा निकल गया था, और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं पास हो सकूंगा। तो ये तो सर ये पूरा अल्लाह की तरफ से है, जब कुन अगर कुन होगा तो निकलेगा, वरना नहीं है सर। जी आयशा आप कुछ कहना चाह रही थी? सर मैं यही कह रही थी कि पॉजिटिव अप्रोच चाहिए कि हर चीज में ना उसकी एक अच्छी साइड देखना, बेशक वो अपेरेंटली हमें नेगेटिव लग रहा हो, पर उसमें भी एक ना अच्छा पहलू देखना कि ये हमें कैसे बेनिफिट करेगा। एक बड़ी थिन लाइन होती है पॉजिटिविटी में और बेवकूफी में। मतलब मैं, आज जंग हो रही है और मैं बोलूं भाई पॉजिटिव है ये भी, तो उसको आप क्या कहेंगे? बेवकूफी कहेंगे। बेसिकली देखें, पॉजिटिविटी तो बिल्कुल सही बात है कि हर एस्पेक्ट में वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट करना, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ज्यादा बात पता है क्या है? एक मिनट। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना एक बात है, नेगेटिविटी के साथ डील करना एक दूसरी बात है। यानी कि वो कहते हैं डर के आगे जीत है, मुझे ऐसा लगता है कि डर के साथ जीत है, डर के आगे कोई जीत नहीं है, क्योंकि डर तो कभी खत्म नहीं होता। अगर मैं किसी को कहूँ, आयशा आपको अगर मैं कहूँ कि आप डरना छोड़ दें, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? जी। फिर ऐसे तो नहीं करना छोड़ सकते। हम्म। डर तो लगता ही है, मतलब हर चीज से, कि खौफ होता है हर चीज का कि हम ऐसा करना चाहते हैं पर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा। तो मैं कहने का खत्म तो मतलब नहीं ये हुआ होता है, ना, मतलब मतलब का ये हुआ ना, तो ये तो बेवकूफी वाली सजेशन हुई ना, या आपको मैं एक तरह से डी ट्रैक कर रहा हूँ? अगर मैं आपको कहूँ कि डरना छोड़ दो, तो आप तो नहीं छोड़, आपको, हमारा माइंड इस तरह काम करता है कि आपको हमने बोला डरना छोड़ दो, आप और डरेंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पिक कर लेता है एक वर्ड को। अगर मैं आपको बोलूँ फेल नहीं होना, तो वो फेलियर को पिक कर लेगा, फिर वो उसका डिफेंस सही है। मैकेनिज्म डेवलप कर लेगा। डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करके वो फिर फेल्यूर से बच रहा होगा, सक्सेस की तरफ जा नहीं रहा होगा। सही है। तो ऐसे ही है। बेसिकली, डर के साथ डील करके सक्सेस हासिल करना, दिस इज रियल सक्सेस। और जो मैंने अगर बात करी ना पॉजिटिव एस्पेक्ट, वो यही है कि भाई ठीक है, ये जो चीजें, जो हर्डल्स हैं, ये तो आएंगी, इन्हीं के साथ मुझे डील कर कर सक्सेस हासिल करनी है। दिस इज एक्चुअली द पॉजिटिव माइंडसेट। दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे एक बात बताए ना, एक छोटा सा बात, वलीद मुझे आप एक बात बताओ, आप एक प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, और आज आप बता जी रहे हो कि सर। भाई इस प्रोडक्ट को यूज करने से इस दुनिया में तो सिर्फ नुकसान ही होना है, कैसे बेचोगे? सर अभी करंट सिचुएशन होगा ना सर, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा सर। नहीं, मैं अब मैं दीन में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं आ जाओ इस्लाम में आ जाओ, अब वो मुझसे पूछे अच्छा भाई क्या फायदा होगा, हम्म। माल मिल जाएगा, औलाद मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, तो फिर मेरे सामने एक हदीस आ जाती है, और वो हदीस ये है कि ये दुनिया तो कैद खाना है, तो वो बोलेगा मैं कैद खाना को
एक्सपीरियंस करने के लिए इस्लाम में दाखिल हूँ। मतलब हाउ टेक्निकल दावा इट इज इट। तो मसला ये है कि उसमें अब पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, वो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि ये जो दुनिया है इसमें तमाम हर्डल्स हैं, इन्हीं हर्डल्स के साथ हमें आखिरत के लिए या दुनिया के लिए भी सक्सेस हासिल करनी है। तो अब ठीक आ है। जाते हैं जरा पेपर पे फौरन। अब ये जो मैंने सारी तमहीद बांध दी, ये मैंने आपको, आप यकीन करें, एक ब्रेक डाउन किया है। दिस इज साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हम जब पेपर देने जाएंगे तो दो हमारी चीजें ध्यान में आएंगी कि मैं फेल हो जाऊं या पास हो जाऊं। दोनों के ही अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म है। यानी कि अगर मैं फेल होता हूँ, फेल होने से बचूंगा, तो फिर मैं सिर्फ बच रहा हूँ पेपर में, मार्क्स मुझे नजर नहीं आएंगे। यानी कि एक अप्रोच होती है ना, क्या बोलते हो यार, ये तो पूरा सवाल मैं करूं या तो ना करूं। दिस इज एक्चुअली द डिफेंस मैकेनिज्म कि मैं फेल होने से बचूं। पास होने का मतलब ये है कि भाई मुझे अगर एक मार्क भी नजर आ रहा है तो वो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज एक्चुअली द पॉजिटिव माइंडसेट और एस्पेक्ट। हम अपने साथ डेली बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही मैं पेपर देकर निकला और मुझे सब कुछ याद आ गया। एक दफा ना, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें था कि ना एक बंदे को नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया था। तो 4 4 दिन तक नहीं सोता था। तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि मैं क्या करूं। तो बोला आप ये करें कि आप कुछ ना करें। आप क्या करें? आप ये करें कि आप कुछ ना करें। तो इसका क्या मतलब है? भाई आप अपने माइंड के साथ जिद ना करें। अगर आप बार बार उसको बोलेंगे सोना है तो वो नहीं सोएगा। आप एक काम करें, भूल जाएं कि आपको सोना है। आप कोई गेम खेलें, आप कोई और एक्टिविटी करें, बुक पढ़ें, ऑटोमेटिकली आपका माइंड उधर डाइवर्ट हो जाए। मैंने आपको जितनी ये अप्रोच बताई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी की सारी साइकोलॉजिकल बेस्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप बोर होने लगते हैं इस थ्योरीज पढ़ने से, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इंटरेक्ट करें। इंटरेक्शन का एक सोर्स है कि आप इंगेज हो जाएं। इंगेज कैसे हो? राइटिंग, अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग के थ्रू। दिस इज अगेन द प्योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इसी तरह अगर अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा सिनारियोज को पढ़ें, तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि आपके अंदर से वो फियर ऑफ अननोन खत्म हो जाएगा। आपके पास किसी भी किस्म का सिनारियो आ जाएगा। वो इवन मैंने जो पूरा 1 मंथ बिफोर एग्जाम, 1 वीक बिफोर एग्जाम और 1 डे बिफोर एग्जाम, ये जो मैंने बनाई है ना पूरी स्ट्रेटेजी, दिस इज प्योर साइकोलॉजिकल बेस। वो जो एक दिन पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि पेपर करो, आप यकीन करो उसका एक फिजिकल इम्पैक्ट आता है कि आप जब पेपर करने बैठेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली दफा सवाल कर रहे हो, इवन दो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वो पूरा नया क्वेश्चन। क्योंकि आपका, आपके अंदर से वो फियर ऑफ अननोन खत्म हो चुका है। तो भाई अब ये सारी चीजें आपने करनी है, लेकिन आपने जो है ना जनरेटर नहीं बनना। जनरेटर का एक एग्जांपल मैंने दिए, वो ये है कि लास्ट में एग्जांपल दे दूं कि हम अपने साथ क्या कर रहे हो। हमारे अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? आप मुझे एक बात बताएं, आयशा, आपके ऑफिस में कोई फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम है कि नहीं है? जी सर है। अच्छा, अब फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? वाटर स्प्रिंकल्स होते हैं, अलार्म होता है, इमरजेंसी अलार्म होता है, इसके अलावा मैनुअल कुछ चीजें होती हैं। मुझे एक बात बताएं, जब फायर हैंड बकेट्स एक्सटिंग्विशर, वगैरह। फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम एक्टिवेट हो गया और आप फॉर एग्जांपल वाटर स्प्रिंकल के नीचे बैठे हुए हैं लैपटॉप के साथ, तो क्या वो पानी वहां पे, आग लग रही है ठीक है पूरे ऑफिस में, अब वो पानी जो है ना, अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड, अब वो पानी जो आपके ऊपर गिरेगा या नहीं गिरेगा, या वो ये रुक जाएगा कि नहीं भाई नीचे तो लैपटॉप पड़ा है? वो तो हम्म गिर जाएगा अपनी स्पीड से, वो हम्म चाहे काम आप नीचे करेगा। हैं या नहीं है। अब उससे इसका तो तो नहीं सीधा, रुकना। इसका सीधा साधा मतलब है कि वेन एवर emergency situation arise, emergency actions activated, and it ignores all other systems। अब सारे के सारे सिस्टम ना सिर्फ ये कि उसको इग्नोर किया जाएगा बल्कि डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है? लाइटें बंद होती हैं। लाइटें बंद होने के बाद एसी बंद होंगे, सारी की सारी चीजें बंद होंगी। और फिर उसके बाद आप, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कहीं कुछ पड़ा है, सबको इग्नोर किया जाएगा। दिस इज लाइक आवर माइंड।
आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि यार एक्सीडेंट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं कब मैं उठा, कब मैं बाइक मैंने अपनी साइड पे की, कब मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि उस वक्त सारे सिस्टम बंद हो गए। अब सिर्फ एक ही सिस्टम एक्टिवेटेड है, दैट इज इमरजेंसी system, and this is the real emergency system which is directly created and manufactured by Allah। तो उसका उसकी आप उसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी परफेक्शन देखें कि किस तरीके से वो काम करता है। मतलब अब पता नहीं चलता मैं उस सिचुएशन कैसा निकल गया, लेकिन निकल जाता हूँ भाई। इसका सीधा सा मतलब है, पता आपको सब चला, लेकिन आपका सिस्टम सिर्फ एक्टिवेटेड था आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए। तो हम लेकिन लेकिन अगर आप गौर करें आयशा, अब अगला सवाल कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कुछ नहीं हुआ, अलार्म भी नहीं बज रहा, अचानक से आपके ऊपर आके पानी गिर गया, अब बताएं क्या होगा? क्या होगा उसामा, वजात? सर पैनिक होगा। डिवोस्टेशन, इट इज द सोर्स ऑफ डिवोस्टेशन। मतलब एक चीज एक वक्त में बहुत इफेक्टिवनेस थी, और ये हम बेसिकली कर रहे होते हैं अपने माइंड के साथ, कि जब हम एग्जाम में जा रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, इवन जब हम अपनी इवन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक ही मसला है कि हमने हर वक्त इमरजेंसी सिचुएशन को एक्टिवेट कर दिया। अब उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी होगा, उसकी वजह से आपका बाकी तमाम जो है ना चीजें होंगी, और अल्टीमेटली सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे। जब सिस्टम बंद हो जाता है तो आपको कुछ याद भी नहीं आ रहा होता। लास्ट चीज बस इसमें ये है कि एक बात याद रखें कि देखें, कोई भी जो खुशी है ना वो आपका एक्सटर्नल नहीं होती, इंटरनल होती, इंटरनली हो रही होती। जो इंसान है ना उसका एक इमोशनल इक्विलिब्रियम होता है। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास, कल मैं वीगो गाड़ी लेके आ जाऊं और वो वीगो मेरे पास नीचे खड़ी हो, तो आप यकीन करें 4-5 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज मुझे याद रहे। मैं बार बार लोगों को बताऊंगा कि यार मेरे पास वीगो है, मैं अपने आप को रीइंफोर्स करवाऊंगा मेरे पास वीगो है, मैं उसको यूज करने की कोशिश करूंगा कि भाई मैंने इतना खर्चा कर लिया। लेकिन मेरा इमोशनल इक्विलिब्रियम अगर जहाँ पे होगा ना, वो उसी पे आना है। यानी कि अगर मेरा इमोशनल इक्विलिब्रियम हैप्पी एंडिंग है, तो मैं फिर अल्टीमेटली हैप्पी होऊंगा। अगर वो हर वक्त परेशानी है, तो फिर अल्टीमेटली चाहे मेरे पास कोई भी चीज एक्सटर्नल आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो मकसद होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंशाल्लाह। और मैंने जब आखिरी में अपना एक्सपीरियंस बता दूं, तो मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री की पीक पर जाकर, क्या पीक हो सकती है कि लॉज और रेगुलेशन को चेंज करवाना है एससीसीपी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ द पर्सन कि जहां जिसने अपनी टीम के साथ एससीसीपी को लॉ चेंज करने सजेस्ट किया था। ये मेरे साथ यहाँ पर है, एक बंदा है जिसको ये सब पता है। हम लोगों ने हमारे पार्टनर के साथ पूरी इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की प्रैक्टिस चेंज करवाई थी। सूद के अंदर से डूब कर मैं आया हूँ, और मुझे वहां के तमाम सिस्टम को पता है। तो मेरा मकसद ये बन गया है कि भाई मैं अपने प्रोफेशन, जो मेरी नॉलेज है, उसके जरिए से सूद के खिलाफ जिहाद करूं, उसके जरिए से उसके खिलाफ काम करूं, और एक अल्टरनेटिव लेके आऊं। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ना, सिर्फ ये एग्जाम तो छोटी चीज है, इंशाल्लाह आगे हमारे अपने फ्यूचर के लिए भी तहमुल के साथ, देख दाख के, स्ट्रेटेजाइज करके, ऐसा मैंने नहीं किया कि भाई मैं ऐसे ही शुरू हो जाता हूँ सबके सामने। प्रैक्टिकली लोगों से बातें करके, डिबेट्स करके, मेरी यूके में एक जगह डिबेट थी अभी एक हफ्ते पहले हमारे एक क्लाइंट के साथ, तो डिबेट्स करके तहमुल के साथ, राव रवि के साथ आपने काम करना है। और इंशाल्लाह आपको अपने प्रोफेशन में भी फायदा होगा। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमेशा अपने ध्यान में रखें, ये फिर आपको ये चीजें ना बड़ी आसान लगेंगी। इंशाल्लाह एग्जाम तो आप यूं ही पास कर लें। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें बोर नहीं किया होगा, अच्छी लगी होंगी, और इंशाल्लाह आपको भी फायदा और मुझे भी फायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।